क्लाइंट ने मुझसे कहा, यार ये कैसी एंकर लेके आया है, इसने कैसे कपड़े पहने हैं और ये कैसी दिख रही है यार, थोड़ी फेयर एंकर लाके दे, हमें थोड़ी गोरी चिट्टी एंकर चाहिए, लोग देखेंगे। बात ये हो गई थी कि हर अखबार में वो खबर छपने लगी थी। उस दौरान लोगों ने हमें फ़ोन करना या हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, जितने भी हमारे जान पहचान वाले। हम शाम के 6 बजे का इंतज़ार करते थे कि अगर आज पापा का फ़ोन आया मतलब आज ज़िंदा है वो। सिर्फ़ ये रातों रात की घटना थी जब हमने अपना सब कुछ खो दिया। अब मुश्किल ये था कि आगे जीना कैसे है। प्रणाम पूरे मिथिलांचल की ओर से आप सभी को। मैं कोसी की बेटी आकांक्षा संजय सिंह। पिछले 20-22 सालों से मैं दिल्ली रह रही हूँ। बाय प्रोफेशन एक एंकर हूँ। बहुत सारी नोन ब्रांड्स के साथ मैं काम कर रही हूँ पिछले कुछ सालों से। मिस ग्लैम इंडिया, मिस हेरिटेज, मिस दिल्ली जैसे कुछ खिताब मैंने अपने नाम किए हैं। लेकिन शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से हम हैं। कोसी का एक बहुत पिछड़ा गांव बघोर जो बिहार में स्थित है, हम वहाँ से हैं। 2024 में भी वहाँ कोई बिजली की सुविधा नहीं है, वहाँ कोई पक्के मकान नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। हालात इतने बद से बदतर है कि आज पूरा गांव खाली हो चुका है। सभी रोजगार की तलाश में गांव से बाहर निकलने लगे हैं। हर वर्ष बारिश ज़्यादा होने पे गाँव का कुछ हिस्सा कटकर नदी में बह जाता है। सो यू कैन इमेजिन कि वो कितना मुश्किल रहता होगा हर साल अपने लिए एक घर बनाना। हम वहाँ से आते हैं। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल था, वही आप सभी से आज बाँटने आई हूँ। जब मैं पैदा हुई तब भी ऐसे हालात नहीं थे घर में कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम था। मेरे पापा पॉलिटिकली और सोशली इन्वॉल्व थे, तो कभी एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा हमारे पास। लेकिन एनी हाउ ज़िंदगी चलने लगी। बेटी का जन्म हुआ था तो ज़िम्मेदारियाँ लेके आती है बेटी, ये बात सच है। पापा काम के सिलसिले में दिल्ली आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया और वो बहुत अच्छा चलने लगा। कुछ वक़्त, कुछ समय लिया, कुछ साल, लेकिन वो बहुत अच्छा चलने लगा। पापा ने कुरियर का बिज़नेस स्टार्ट किया, डीटीडीसी, ब्लू डार्ट जैसी कई फ्रेंचाइज़ी ली और हमने 2 ब्रांचेज़ में उसको कुछ सालों में डिवाइड कर दिया। तो वो जो कुछ वक़्त रहा ज़िंदगी का वो इतना खूबसूरत था, हमने बेस्ट टाइम देखा अपनी लाइफ़ का, हमारे पास सब कुछ था ऊपर वाले की कृपा से। लेकिन एक दौर वो भी आया जब ओवरनाइट हमने सब खो दिया। सिर्फ़ ये रातों रात की घटना थी जब हमने अपना सब कुछ खो दिया। पापा के साथ जो बिज़नेस में काम कर रहे थे, उन्होंने मार्केट से कुछ लोन लिया और वो चले गए। वो कर्ज़ हम पे आ गया और उसे पापा डील नहीं कर पाए अच्छे से और हमारा बिज़नेस रातों-रात बंद हो गया। अब सवाल ये था कि क्या किया जाए? दिल्ली में रह रहे हैं, एक लाइफ़स्टाइल हमने सेट कर दी, 2 बच्चे हैं, मेरा एक छोटा भाई है, उसकी पढ़ाई-लिखाई, आगे परवरिश कैसे करेंगे? वापस गाँव लौट के नहीं जा सकते, सेम हालात, सेम ज़िंदगी बच्चों को नहीं दिया जा सकता। अब मुश्किल ये था कि आगे जीना कैसे है? मेरे पापा ने डिसाइड किया कि हमारे गाँव में एक पुश्तैनी ज़मीन है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। अगर वो हम ले लें, उस पे हमारे किसी रिश्तेदार ने ऑलरेडी कब्ज़ा कर लिया है। अगर हम केस से उसको अपने नाम करा लें, तो हमारे दोनों बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाएगा, जो हर पेरेंट्स सोचते हैं। ये डिसाइड करके पापा यहाँ से निकले, क्योंकि बिज़नेस ऑलरेडी डूब चुका था और हम लाखों के कर्ज़ों में रातों-रात थे। और हमारे पास कोई साधन नहीं था कि हम वो कर्ज़ उतार के एक नई दौर से ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। मेरे पेरेंट्स को वो एक बेस्ट ऑप्शन लगा। पापा चले गए। अब ये सोच कर गए थे कि कुछ महीनों का सफ़र होगा, सब ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएँगे, एक नए दौर से ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कुछ महीनों का सफ़र बहुत सालों के एक इंतज़ार में बदल गया। तो पापा ये डिसाइड करके घर पहुँचे, गाँव गए और कार्रवाई शुरू हुई। जो बेसिक लॉज़ होते हैं, हमने केस किया अपनी ज़मीन के लिए। लेकिन मुश्किल ये था जिसके विरोध हम लड़ रहे थे, एक तो पहले हमारे रिश्तेदार थे, जान-पहचान के थे और दूसरी चुनौती हमारे पास ये थी कि उनकी पहुँच बहुत ऊँची थी हमसे, फाइनेंशियली भी और अप्रोच वाइज़ भी वो हमसे बहुत ऊँचे थे। तो जब भी कोई मुकदमा होता, वो हम हार जाते और ये सिलसिला 10 साल तक चला। कुछ महीनों का सोच के गए थे और सिलसिला 10 साल में बदल गया। अब मेरे पापा उसे छोड़कर वापस भी नहीं आ पा रहे थे और वो केस हम जीत भी नहीं पा रहे थे। अब बात ये हो गई थी कि हर अखबार में वो खबर छपने लगी थी। अब पापा उस केस में इतना इन्वॉल्व हो चुके थे कि बात अब मान-सम्मान की थी। ना सिर्फ़ मेरे पापा की बट मेरी पूरी परिवार की मान-सम्मान की बात थी वहाँ। तो उसे छोड़कर पापा वापस भी नहीं आ पा रहे थे और वो केस हम जीत भी नहीं पा रहे थे।
इस दौरान पीछे दिल्ली में मैं और मेरी मम्मी रह रहे थे। कुछ वक़्त बाद हमने अपने भाई को हमारे पास से दूर भेज दिया अपने रिलेटिव्स के पास, वो हमारे चाचा-चाची के साथ रहने लग गया, ताकि वो इन सब से दूर रहे और एक बेटर लाइफ़स्टाइल डिज़र्व करता था वो, तो हमने उसे अपने से दूर कर दिया। उसका अपना एक संघर्ष चालू हो गया, वो अपने माँ-बाप से, अपनी बहन से दूर रह रहा था। पापा का दौर इतना मुश्किल था कि हम रह रहे थे, मेरे पापा वहाँ केस में थे। हमने अपना जितना था बैंक बैलेंस, जो भी बैलेंस था, हमारी ज़िंदगी की जमा पूँजी हम सब केस में लगा चुके थे। अब हमारे पास ज़ीरो बैलेंस था। साथ ही साथ लाइफ़ में कई ऐसे दौर आए जब मेरे पापा पे मर्डर अटेम्प्ट्स हुए। सो हमने वो दौर भी देखा है जब मम्मी और मैं दिल्ली में शाम के फ़ोन का इंतज़ार करते थे। उस ज़माने में छोटा फ़ोन होता था, हमारे पास कोई टच स्क्रीन फ़ोन नहीं होता था, तो हमने सालों तक अपने पापा को नहीं देखा था। एक ऐसा दौर था, क्योंकि वो लौट के नहीं आ पाते थे। सो हम शाम के 6 बजे का इंतज़ार करते थे कि अगर आज पापा का फ़ोन आया मतलब आज ज़िंदा है वो, और कल अगर फ़ोन नहीं आया तो हम हालात पे छोड़ देते थे कि ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी। रोज़ पापा का फ़ोन आना इतना ज़रूरी होता था, मैं और मम्मी इंतज़ार करते थे कि देखो वक़्त हो गया, पापा फ़ोन नहीं किए अब तक, फ़ोन नहीं किए। कई बार तो हमारे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं होता था कि हम फ़ोन करके पूछ सकें आप ठीक है कि नहीं है। सो मैं और मम्मी सिर्फ़ इंतज़ार करते थे। ये ज़िंदगी पापा की बिहार में चल रही थी। अच्छे कपड़े नहीं पहनने को, अच्छा खाना नहीं, मेंटल स्ट्रेस है, सब अगेंस्ट हो गए थे। सबको लग रहा था बहुत मूर्ख वाला काम है कि आप एक पुश्तैनी ज़मीन के पीछे ज़िंदगी दाँव पे लगा बैठे हैं। तो कोई मेंटल सपोर्ट नहीं था, कोई नहीं था पापा के साथ खड़े होने के लिए कि अरे आप अच्छा कर रहे हैं, आप सब छोड़ के आएँ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। ऐसा को कहने वाला कोई भी नहीं था। मैं और मम्मी अकेले रह रहे थे। इतना कर्ज़ हो गया था हम पे, इस इतने लाखों का कर्ज़ हो गया था कि मैं और मम्मी बस रूम में बैठे रहते थे, सोचते थे कि अब नॉक हुआ तो कोई कर्ज़दार ना आए हमसे कोई पैसे लेने के लिए, क्योंकि है नहीं तो वापस कैसे करेंगे? और क्या बोलेंगे? कोई दिख भी नहीं रहा आने वाले समय में कि कब लौटा सकते हैं। मुश्किल वक़्त में मैं, मम्मी, पापा जाने-अनजाने कब इतने करीब आ गए कि हमने बाहर की दुनिया में रिश्ते, प्यार, दोस्ती ढूँढना ही बंद कर दिया। हम जो थे, हम ही चारों थे एक-दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग पिलर्स। मेरी पढ़ाई, मैं बहुत छोटी थी, मैं महज़ 12-13 साल की उम्र में थी। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो गई, बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं बहुत लाड-प्यार से पली हुई बच्ची थी, जिसने अपने दिमाग में सोचा और माँ-बाप ने सामने रख दिया, मैं ऐसे पली थी। गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो गई, ज़िंदगी बद से बदतर लगने लगी थी, मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं स्कूल जाऊँ, बहुत मुश्किल लाइफ़ थी। स्कूल जाते वक़्त ना लंच बॉक्स हमेशा खाली होता था, कई बार मैं लंच भी लेके नहीं जाती क्योंकि घर पे खाना नहीं है, तो हम लंच में क्या लेके जाएँगे? अब लाइफ में चुनौतियाँ बढ़ने लगी थी, मैं ग्रोइंग किड थी, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत एम्बिशियस थी। मैं देखती थी मेरे दोस्त ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो डांस सीख रहे हैं, वो टेनिस सीख रहे हैं, बट मेरे पास तो बेसिक फूड भी नहीं था, बेसिक लाइफ़स्टाइल हम नहीं कर पा रहे थे अपने लिए, तो कुछ और सीखना तो बहुत मुश्किल था। एक बार मैंने एक कविता लिखी, मैं 13-14 साल की होंगी, 8-9 स्टैंडर्ड में होंगी, एक कविता लिखी और नव भारत करके एक अखबार आता था उस दौरान, उसमें मैंने भेज दिया। और मुझे कुछ दिन बाद एडिटर का कॉल आया कि आकांक्षा, हम वैसे नॉर्मली हम ना तस्वीर पब्लिश नहीं करते, बट हम आप प्लीज़ अपनी पिक्चर मुझे जल्द से जल्द भिजवाइए, मैं पब्लिश करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा लिखा है। थर्सडे का एक कॉलम आता था उनके अखबार में, वहाँ मेरी तस्वीर पब्लिश हुई। इसके साथ ना मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। सिर्फ़ मेरा ही नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि यार ये अच्छा कर रही है, कुछ कर सकती थी। इस इंसिडेंट से पहले मुझे कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिला था। मैं हमेशा से एक आर्टिस्ट थी अंदर से, बट मुझे नहीं मिला था क्योंकि हम ऐसे ही बैकग्राउंड से आते थे। पर इस इंसिडेंट ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। ना सिर्फ़ मुझ पे कॉन्फिडेंस आने लग गया, बल्कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पे बहुत कॉन्फिडेंस आने लग गया। इस घटना की चर्चा पापा के फ्रेंड सर्कल में होने लगी, मम्मी प्राउडली बताने लगी कि मेरी बेटी की फ़ोटो आई है न्यूज़पेपर में। इसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया, मैं स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगी। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। अब मैं प्लेज़ लिखने लगी, मैं प्लेज़ करने लगी, पार्टिसिपेट करने लगी। मैं स एक यूट्यूब चैनल खोला मैंने जहाँ मैं अपनी वीडियोज़ डालती थी क्योंकि मैं हमेशा से एक आरजे बनना चाहती थी। स्कूल लेवल पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होने लगे, तो स्कूल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे और फिर इंडिया लेवल पे मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में गई, प्लेज़ में गई, मोनो एक्टिंग में गई। इंग्लिश एक्सटेम्पोर में मैंने नेशनल लेवल पे अपने स्कूल को रिप्रेज़ेंट किया। सो स्कूल प्रिंसिपल का सपोर्ट, स्कूल टीचर्स का सपोर्ट, स्टूडेंट्स में मैं बहुत पॉपुलर होने लगी थी। सो मुझे ये सब बहुत मज़ा आने लग गया था कि वाओ! सो इसके साथ तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं रेडियो के लिए ही करूँगी, मैं एक जर्नलिस्ट ही बनूँगी। चाहे मैं किसी भी फ़ील्ड में जाऊँ, मुझे लगने लग गया था कि ये मेरा बेस्ट पार्ट है, जिस पे पॉलिश करके मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। स्कूल खत्म हो गया, जैसे-तैसे निकाला।
अब चुनौती ये थी कि मुझे जर्नलिज़्म करना था। पैसे कहाँ से आएँगे? पैसे तो है नहीं हमारे पास। हम तो बड़ी मुश्किल से 3 वक़्त का खाना अपने लिए ला पा रहे हैं उस दौर में, तो पैसे कहाँ से आएँगे? पापा को हमने दिल्ली बुलाया और मैं और पापा गए कॉलेज देखने के लिए। सो आई रिमेंबर जिस दिन हम कॉलेज देखने गए थे, तो हमारी औकात से बहुत बड़ा कॉलेज था वो। लेकिन मुझे जर्नलिज़्म करना था और मेरे पापा डिसाइड करके गए थे कि इसने अगर क्रैक कर लिया एंट्रेंस वहाँ का, सो इसको वहीं पे हम एडमिशन लेके देंगे। मेरा इंटरव्यू हुआ, रिटर्न राउंड हुआ, दोनों क्लियर हो गया। अब जो उन्होंने हमें लिस्ट दी फ़ी की, वो बहुत ज़्यादा थी, जो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। उस दिन हमने कॉलेज बस डीटीसी बस में ट्रैवल किया था क्योंकि हमारे पास पैसे ही उतने थे कि हम 3 जनों की टिकट लेके जा सकते थे और वापस आ सकते थे। बस में चढ़ते वक़्त मेरी मम्मी की चप्पल टूट गई थी एंड दैट वाज़ सो हार्ट ब्रेकिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे वो लाखों का कॉलेज दिख रहा था और मम्मी की टूटी चप्पल। सो मुझे लग रहा था कि अपनी चादर से ज़्यादा बड़े सपने देखने अच्छी चीज़ नहीं है, शायद इसकी वजह से बहुत परेशानियाँ आएँगी आने वाले वक़्त में। घर लौट कर आ गए मैं और मेरे पेरेंट्स। पापा ने कहा थोड़ा थक गए हैं क्योंकि बस से आए थे, चाय बना दूँ? हमारे पास उस दिन दूध का पैकेट लाने के पैसे भी नहीं थे क्योंकि हम टिकट ऑलरेडी ले चुके थे और मेरा एडमिशन करवाना था। पापा ने कहा ठीक है बैंक चलते हैं, लोन ले लेंगे एजुकेशन लोन। वी वेंट टू द बैंक। हम बैंक गए, मैं मैनेजर से मिली। पापा वहीं गेट पे खड़े थे, उनको लग रहा था व्हाट कि इन्होंने मना कर दिया तो कैसे पढ़ाएँगे? अपना मतलब वो नज़र नहीं मिला पा रहे थे कि अपने बच्चों के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। पापा वहीं बैंक गेट पे खड़े रहे, मैं गई, मेरा लोन हो गया कुछ वक़्त लगा और मेरा लोन हो गया। लेकिन लोन के अलावा एक बेसिक अमाउंट एज़ फ़ी मुझे पे करनी थी कॉलेज में, जो हमारे पास नहीं थे, वो कुछ हज़ार में था और हम नहीं दे सकते थे। मेरी मम्मी ने हमारे एक नोन रिलेटिव को कॉल किया टू आस्क फॉर द हेल्प। इससे पहले हमने किसी से कोई मदद नहीं ली थी। हम अपने बलबूते पे ही ज़िंदगी जी रहे थे क्योंकि उस दौरान लोगों ने हमें फ़ोन करना या हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। जितने भी हमारे जान-पहचान वाले, उन्हें लगता था ये कुछ माँग ना ले मदद। लेकिन हमने कभी किसी इस इरादे से कभी किसी से बात ही नहीं की, कोई संपर्क ही नहीं किया। जब मम्मी ने फ़ोन रखा ना तो मेरी मम्मी की आँखों में आँसू थे, वो रो रही थी। तो हम समझ गए थे कि क्या होने वाला है ये। उन्होंने क्या जवाब दिया होगा जिस वज़ह से मेरी मम्मी इतनी दुखी हो गई है। उस दिन मेरी मम्मी का सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा, उनका अपना मान-सम्मान थोड़ा हिल गया था उस फ़ोन के दौरान। मैंने डिसाइड किया था ये आखिरी दिन है, पहली और आखिरी बार है जब मेरी मम्मी ने मेरे लिए किसी से मदद माँगी है। एनी हाउ हमने मेरी मम्मी के गोल्ड बेचे और मेरा एडमिशन हो गया। अब 6 महीने बीत गए, बहुत मुश्किल था कॉलेज जाना क्योंकि रोज़ाना जाने में मुझे सिर्फ़ ₹30 मिलते थे, ₹15 घर से कॉलेज और लौटते वक़्त वहाँ से ₹15। इसके अलावा मेरे पास कभी पानी की बॉटल खरीदने के भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते थे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए। मैंने डिसाइड किया कॉलेज में कि मैं सुनने लगी थी इवेंट इंडस्ट्री नाम की एक चीज़ है, वहाँ एंकर्स को वो लोग हायर करते हैं पर डे पे और वो अच्छा पे करते हैं, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करने लगा ये चीज़। बट ऑब्वियस मैं एक सूखी, दुबली-पतली, काली-सी लड़की, ग्लैमर इंडस्ट्री में मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। शायद मैं एक रिपोर्टर के लिए इंटरव्यू कर सकती थी, बट ग्लैमर इंडस्ट्री में मेरी कोई जगह नहीं थी। बट मैंने बहुत कोशिश की कुछ महीनों तक और मुझे मेरा पहला शो मिला 31 दिसंबर का। ₹1500 में मैंने वो शो बुक किया, 300 का मैंने एक ब्लेज़र खरीदा सरोजनी से, बाकी पैसे मेरे जाने-आने कैब में लग गए। मैं और मेरी मम्मी गए थे, वेरी हैपीली। मेरी मम्मी ने मुझे थ्रू आउट, हमने बहुत मुश्किल से मुश्किल वक़्त देखा है, मम्मी वहीं खड़ी थी मेरे साथ। मैंने और मम्मी ने ज़िंदगी का हर पहलू साथ में ही जिया है। मैं और मेरी मम्मी गए 31 दिसंबर का वो शो करके लौटे। हाथ में पैसे बचे नहीं थे बट हम बहुत खुश थे कि हमें हमारा पहला शो मिला। कुछ वक़्त बीतते गए, मेरे पास काम नहीं आ रहा था। एक शो मिला मुझे और मुझे आज भी वो दिन याद है। वो शो बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि मैं पहली बार 5000 ले रही थी उस शो से। ₹5000 मैंने इससे पहले नहीं लिया था। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। मैं गई, मैंने 3-4 दिन तक स्क्रिप्ट्स लिखी, मैंने परफ़ॉर्म किया। क्लाइंट ने मुझसे कहा, "यार ये कैसी एंकर लेके आया है? इसने कैसे कपड़े पहने हैं और ये कैसी दिख रही है यार, थोड़ी फेयर एंकर लाके दे हमें, थोड़ी गोरी-चिट्टी एंकर चाहिए, लोग देखेंगे।" वो जो मूवमेंट मैंने सुना ना, उस वक़्त मुझे मुझे लगा कि इस ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी है, ये इतनी वेलकमिंग नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊँगी यहाँ सर्वाइव। क्योंकि इससे पहले मुझे किसी ने एहसास ही नहीं दिलाया कि मैं अब बदसूरत दिखती हूँ। पर उस दिन मुझे पता था कि अब लोग मुझे इस नज़रिए से देख रहे हैं कि मैं खूबसूरत हूँ या बदसूरत हूँ। यहाँ मेरी आर्ट की कोई कदर नहीं है। उस दिन जब मैं रास्ते से गुज़र रही थी ना, तो बहुत छोटी-सी उम्र में थी, मैं 16-17 साल की थी जब ये स्टार्ट हो गया था। सो जितने भी घर देख रही थी मैं अपने आजू-बाजू, मुझे लग रहा था ₹5000 आ गए आकांक्षा, मैं तो इनमें से कुछ भी खरीद के दे सकती हूँ अपने पापा को, लाइफ़ सिक्योर है।
वो 5,000 की खुशी आज मैं 50 भी लूँगी तो मुझे वो महसूस ही नहीं होगी, वो इतनी बड़ी खुशी थी। इंडस्ट्री में काम करना बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल था। इंडस्ट्री मेरे लिए कभी वेलकमिंग नहीं थी। हम 2 डिफरेंट लोग हैं। गलती इंडस्ट्री की नहीं है, ना गलत मैं हूँ अपनी जगह, बट हम 2 डिफरेंट लोग हैं। ये ग्लैमर इंडस्ट्री में मैं बहुत सिंपल सी लड़की हूँ जो कभी फिट इन ही नहीं हो पाई। इतने साल गुज़ार दिए मैंने ज़िंदगी के 7 साल, बट मैं फिट इन नहीं हो पाई। आज भी मुझे लगता है जो एंकर्स बहुत अच्छी डिग्री के साथ नहीं आए हैं, वो मुझसे अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि दे लुक सर्टेन वे, उन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री के हिसाब से वो दिखते हैं, वैसे पहनावे रखते हैं, तो उनको काम मिल रहा है। अब जब मैंने शुरुआत की थी तब उस समय जब मैं कमा कर घर लौटती थी, तो बिल्स पहले होती थी, तो मैं कभी खर्च ही नहीं कर पाई अपने साथ। अब इंडस्ट्री को मैं कैसे बताऊँ कि जिसके पास खाना नहीं है, वो कपड़े कहाँ से ग्लैमर खरीदेगी? पैसा और ग्लैमर साथ में आता है। आपके पास पैसा है तो आप सुंदर दिखेंगे, लेकिन मेरे पास खाने को नहीं था, मे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, एक 16-17 साल की लड़की को वो खूबसूरती कहाँ से अपने अंदर लाए। बट मेरे पास एक ही चीज़ थी इंडस्ट्री को देने को, मेरे काम के प्रति मैं बहुत हार्ड वर्किंग थी। मैं 1 घंटे का शो उनको 2 घंटे खींच कर देती थी अपना बेस्ट। मैं स्क्रिप्ट्स लिखती थी, मैं स्क्रिप्ट्स याद करती थी और ड्यू टू दैट हार्ड वर्क थोड़ी आसानी होने लगी, काम मिलने लग गया, थोड़ा वक़्त चलने लग गया। हमारे थोड़े कर्ज़ कम हो गए, पापा की मुश्किलें थोड़ी-सी कम हो गई और धीरे-धीरे हम एक बेसिक लाइफ़स्टाइल पे आ गए। हमने अपने भाई को वापस बुलाया। बेसिक लाइफ़स्टाइल पे हम लोग आ गए कि हम प्रॉपर खाना खाने लगे, चीज़ें होने लगी। पर एक टाइम वो भी था जब मेरे पापा दूर होते थे, उनके वो भी भूखे सो रहे हैं। फेस्टिवल्स होता था, हमें एहसास ही नहीं होता था कि आज दिवाली, आज छठ है, आज दशहरा है। कुछ नहीं, हमारी फीलिंग सेम थी, हम तो बस चाहते थे कि हमारे पास आज खाना है, तो हमारे लिए फेस्टिवल है। हमारे घर चिकन आना वाज़ अ सेलिब्रेशन कि अरे! आज पापा ने थोड़ा-सा अ, पापा के पास थोड़े पैसे आए, उन्होंने हमें भेजा है, तो आज चिकन आएगा। अब तो पापा बड़ी खुशी से फ़ोन करते थे कि तुम लोग चिकन खा लेना आज। नोइंग द फैक्ट कि हम तो खा रहे हैं, पर मेरे पापा शायद भूखे सो रहे होंगे वहाँ। अब हालात सुधरने लगे थे, तो जो लोग हमसे बहुत दूर हो गए थे, वो वापस आने लगे थे, बातचीत होने लगी थी। वो मेरे पापा को बोलने लगे थे कि वाह! आपकी बेटी तो किसी बेटे से कम नहीं है, वो अच्छा कर रही है, अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ उठा रही है। लेकिन जब लोग आते हैं ना आपके पास तो राय लेकर आते हैं। बहुत सारे राय, "अरे! इससे अच्छा तुम जर्नलिज़्म कर रही थी, चैनल जॉइन कर लेती।" अब ये वो लोग हैं जो हमारा फ़ोन भी हमें कभी पूछते भी नहीं थे बुरे हालात में कि आप लोग ठीक हैं? आज खाना खाया? बच्चे ठीक हैं? वो अपनी राय लेकर आए। अब ना एक लोगों ने एक प्रिस्क्रिप्शन सेट कर लिया अपने दिमाग में मेरे मुझे लेकर कि जो लड़कियां घर खरीद सकती है वो सजा नहीं सकती। मैंने ऐसी चीजें बहुत सुनी अपनी जिंदगी में कि ये खरीद सकती है घर लेकिन सजा नहीं सकती। वो लोग जो मेरे पापा को कहते थे बेटी को दिल्ली में रख के इतना खर्चा कर रहे हो यार, आप लोग क्या कर रहे हो, अब वो मेरे पापा को बोलने लगी नहीं नहीं वो अच्छा कर रही है। लेकिन जो हम सुन चुके हैं उस दर्द को मैं कभी भुला ही नहीं पाई। मैं महज 25 साल की हूँ, मेरे अंदर सहनशीलता खत्म हो गई है, मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इतना सुना है बेटी, बेटी, बेटी। आज भी जब हम सब ठीक चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, मेरे पापा हमसे दूर रहते हैं क्योंकि हमने वहाँ अपना एक घर बना लिया है। मेरे पापा एक स्कूल चला रहे हैं माहपुरा में। लेकिन आज भी अगर मेरे पापा को तकलीफ़ होती है, तो लोगों के लिए बहुत आसानी होती है ये हमसे फ़ोन मेरी मम्मी को फ़ोन करके कहना कि आप तो वहाँ दिल्ली में मज़े से रह रहे हैं, अब आपको आना चाहिए बुढ़ापे में अपने हस्बैंड के पास, अब तो बच्चे बड़े हो गए। क्या वो लोग ये जानते हैं कि हम ज़िंदगी कितनी मुश्किल है? मैं रात को 3 बजे, 4 बजे घर लौटती हूँ, मेरे माँ-बाप मुझसे इतनी दूर रह के जगे रहते रात भर। तो वो लोग आएँगे हमारा ख़्याल रखने के लिए? नहीं आएँगे वो लोग हमारा ख़्याल रखने के लिए। कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब जान-पहचान के रिश्तेदार हैं और मुझे ये समझाने की कोशिश की गई है कि नहीं ये इंडस्ट्री आपके लिए ठीक नहीं है। इसमें काम मत कीजिए, इससे अच्छा नहीं है, इससे मान-सम्मान नहीं मिलेगा। मैं उन्हें कभी बता ही नहीं पाई कि ये बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है। मैं जब भी मंच पे पैर रखती हूँ, किसी भी मंच पे मैं अपने पापा का नाम लेकर वहाँ चढ़ती हूँ और मैं पूजती हूँ क्योंकि उस जो भी मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरा परिवार इन सब से ओवरकम कर पाया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मंच की वजह से। तो ऐसे लोगों का ओपिनियन बड़ा प्रॉब्लमैटिक था हमारे लिए। लोग कहते थे मेरे पापा को आके कि अब जो बचा-खुचा वैसे तो आपने सब गँवा दिया, लेकिन जो बचा-खुचा है, एक अच्छे घर में दहेज देके शादी करवा दीजिए बेटी की। अब ये दौर आ गया है
कि लोग मेरे पापा के पास आके बोलते थे, अच्छे परिवार के अच्छे लोग, जिनको समाज में सभ्य और अमीर लोग कहा जाता है, कि देखिए संजय जी, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हमारे बेटे की शादी करा देंगे। बिकॉज़ अब मैं एक सर्टेन वे दिखती हूँ, मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में हूँ, उनके हिसाब से मैं पढ़ी-लिखी हूँ। बट अब मेरे पापा ने ये डिसाइड कर लिया, या मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जहाँ मान-सम्मान ना मिले, वहाँ नहीं जाना चाहिए बेटी को, नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत छोटी उम्र में ज़िंदगी ने करवट ली थी, महज़ 12-13 साल की उम्र से मैंने ये सब कुछ देखना अपनी ज़िंदगी में शुरू कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे सपने देखते हैं, स्कूल लेट जाने के लिए लड़ते हैं, मैं ज़िंदगी से लड़ रही थी। सो मैंने कोई स्कूल डेज़, कॉलेज डेज़ नहीं देखा है। शुरुआत मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने 1500 से किया था और आज मैं सक्षम हूँ, एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ, प्रोफ़ेशनल एंकर हूँ और भी बहुत सारे काम करती हूँ। बहुत सारे एड्स में आपने मुझे देखा होगा। सो मैं सक्षम हूँ कि मैं अपने और अपने परिवार का, सोसाइटी अगर एक्सेप्ट करे, एक लड़की होने के नाते भी मैं फाइनेंशियली अपने परिवार को सपोर्ट कर सकती हूँ। ना केवल तब तक जब तक मेरी शादी नहीं हुई है। सोसाइटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि लड़की सिर्फ शादी तक ही अपने माता-पिता की नहीं होती। ताउम्र मैं सबसे आगे खड़ी रहूँगी मेरे दोनों भाइयों के लिए, मेरे परिवार के लिए। मैं बहुत, बहुत, बहुत ग्रेटफुल हूँ जोश टॉक की कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है और ये मंच मुझे दिया है, आप लोगों से अपनी बात कर सकूँ मैं। जोश टॉक एक इकलौता मंच है जहाँ आम आदमी आके अपनी कहानी रखता है और एक आम आदमी उसे सुन पाता है। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और जब मुझे इनवाइट आया था जोश टॉक आने का, सो मैं और मेरी फैमिली बहुत, बहुत, बहुत एक्साइटेड थे। इसीलिए मैं आपके बीच हूँ। सो थैंक यू वेरी, वेरी मच फॉर कॉलिंग मी।